हेलो दोस्तों, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम के बारे में, परावैद्युतांक के बारे में और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। और आज हम देखते हैं यदि कोई निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि कोई निकाय है और उसमें n आवेश है। तो जो n आवेशों का निकाय है उसमें हम विद्युत क्षेत्र की गणना किस आधार पे करते हैं दोस्तों, कि इसमें क्या होंगे, एक स्थिर बिंदुवत आवेश होगा। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी मैं यहाँ बात करूँगा किसी आवेश की तो स्थिर बिंदुवत आवेश होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। चार्ज यहाँ क्या है, स्थिर है। तो स्थिर बिंदुवत आवेश पर अन्य स्थिर आवेश के समूह के द्वारा लगने वाला विद्युत क्षेत्र उन स्थिर आवेशों के अलग अलग विद्युत क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र है जो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई स्थिर बिंदुवत आवेश है Q0 और इस पर बहुत से आवेश हैं, दूसरे स्थिर आवेश हैं, उनके द्वारा इस पे बल लग रहा है। तो इनके कारण हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो Q1 मान लेता हूँ, ऐसे ही Q2 मान लेता हूँ। बहुत सारे स्थिर आवेश है लेकिन मैं केवल जैसे Q1 को डिनोट कर देता, Q3 को ऐसे, Q3, Q4, Q5 ऐसे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ये हो जाएगा Q। और अब मैं इनको मिला लेता हूँ इनके सेंटर बिंदु से। तो दोस्तों ये दूरी हो जाएगी, अगर ये दूरी मैं मान लूँ R0 और इसका स्थिति सदिश तो R वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ R1 का वेक्टर, इसको R2 का वेक्टर और इसको Rn का वेक्टर। तो दोस्तों Q0 आवेश है, इस पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें ये दूरी चाहिएगी। तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के नियम से, सदिशों के त्रिभुज के नियम से। तो दोस्तों ये दूरी आ जाती है मेरे पास R01 वेक्टर। ऐसे ये दूरी आ जाएगी R02 वेक्टर। ऐसे दोस्तों ये दूरी आ जाएगी R0n वेक्टर। तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट करते हैं। और मैं जो विद्युत क्षेत्र है उसको इस डायग्राम में डिनोट भी कर देता हूं, जैसे कि जो Q1 आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E01 या फिर E1। तो इसको मैं इधर दिखा देता हूं E1 और वेक्टर। ऐसे ही Q2 आवेश के कारण क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर दिखा देता हूं, मान लो E2 वेक्टर। ऐसे ही जो Qn आवेश है उसके कारण क्या हो जाएगी, इधर दिखा देता हूं, चलो मैं इसको En वेक्टर। तो दोस्तों ये आवेशित निकाय है, तो इसमें जो हमारे पास आवेश हैं
Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे करके Qn आवेश है। और इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो मैं मान लेता हूँ E1, E2, E3, E4 डैश करके En। तो आवेशित निकाय के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से E वेक्टर बराबर E1, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर और डैश करके En का वेक्टर। तो दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र E1 है ये है Q1 पर Q0 के कारण लगने वाला बल, यानी कि जो Q1 है दोस्तों हम जानते हैं कि इसको मैं जैसे बिंदु बोल देता हूँ P, कि किसी बिंदु P पर इस आवेश के कारण इससे किसी दूरी r0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर होता है KQ में r²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ K और आवेश है Q1 और दूरी क्या है r0, 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ E2 के लिए, E2 है मेरा ये रहा, तो ये है Q2 आवेश के कारण KQ2 में r02। साथ ही में दोस्तों मैं इसका एकांक सदिश भी लिख लेता हूँ डॉट r01 कैप प्लस r02 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट r02 का कैप प्लस ऐसे ही Q3 आवेश के लिए हो जाएगा KQ3 में r03 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट r03 का एकांक सदिश। तो ऐसे ही दोस्तों n आवेशों के लिए सेम हो जाएगा Qn r0n वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट r0n का एकांक सदिश। अब दोस्तों मैं एकांक सदिश को, कोई भी एकांक सदिश होता है उसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन में r वेक्टर का मोड, यानी कि r वेक्टर अपॉन में r लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा K Q1 r01 है। अब जैसे मान लो कि इसका मैं एकांक सदिश लिखता हूँ तो ये r01 वेक्टर ऊपर आ जाएगा और r की इसमें गुणा हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा r01 का होल क्यूब डॉट r01 का वेक्टर। ऐसे ही K Q2 r02 का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r02 का वेक्टर। तो दोस्तों सेम हो जाएगा ये KQN r0n का क्यूब r0n का वेक्टर। अब इसको मैं समीशन के रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों कि E वेक्टर बराबर, दोस्तों इसमें KQ1 K सब में कॉमन है तो K कॉमन आ जाएगा, समीशन I इक्वल टू 1 से n Q1 Q2 Q3 करके Qn तक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ QI और अपॉन में r0I का क्यूब डॉट r0I का वेक्टर। तो दोस्तों I का मान 1 2 3 डैशेस करके n रख के हम किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आवेशित कणों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम देखेंगे, तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। विद्युत
क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इन्हें हम बोल देते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, यानी कि आप एक वर्ड में बताना चाहें कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। या फिर हम बोल सकते हैं किसी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है सतत रेखाओं के रूप में होता है। विद्युत क्षेत्र को सतत रेखाओं से निरूपित कर रखा है, कि किस विद्युत क्षेत्र को सतत रेखाओं से निरूपित कर रखा है, इसी को हम बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। या फिर हम बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो दोस्तों आप कैसे बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, फिर विद्युत क्षेत्र को सतत रेखाओं से व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा को जो बताती है वो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। या फिर डेफिनेशन दें हम कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाती है। तो दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। कि ये विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है P, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, विद्युत बल रेखा। तो यहाँ मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, तो ये स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। इसी तरह जैसे ये कोई बिंदु है मेरे पास R और यहाँ मैं स्पर्श रेखा खींच दूँ तो ये यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो खुले काल्पनिक वक्र के रूप में होती हैं। और दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि खुले काल्पनिक वक्र के रूप में होती है, कि ये जो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये जहाँ से प्रारंभ होती हैं वहाँ एंड नहीं होती, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति होती है, उसको भी व्यक्त करती है। यानी कि संरक्षित प्रकृति से मतलब है कि इसका मान जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये खुले काल्पनिक वक्र के रूप में होती हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में नहीं होती हैं, क्यों, तो आप बता सकते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, विद्युत क्षेत्र की प्रकृति संरक्षित होती है और ये जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ कभी भी एंड नहीं होती। और देखो दोस्तों बता रखा कि काल्पनिक हैं, यानी कि इनको हमने इमेजिन किया है। सेकंड हम बता सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं एकल धनावेश के लिए ये त्रिज्या के रूप में उससे बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, कि जो एकल धनावेश होता है उससे ये बाहर त्रिज्या के रूप में बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही ऋणावेश के लिए ये त्रिज्या के रूप में अंदर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। या फिर जो कोई आवेश है जो Q इज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए विद्युत बल रेखाएं भी इसी प्रकार से होती हैं। ये बाहर की तरफ
ऐसे ही जो Q इज़ लेस देन 0 है उसके लिए ये हो जाएंगी अंदर की तरफ। तो दोस्तों ये तो हो जाएगा एकल धनावेश या एकल ऋणावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं। और ये है Q इज़ लेस देन 0 और Q इज़ ग्रेटर देन 0 और Q इज़ लेस देन 0, यानी कि किसी बिंदु पर एकल बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल के ऋणावेश की ओर जाती है, यानी कि ये कोई धनावेश है और ये कोई ऋणावेश है, तो धनावेश से निकल के ऋणावेश की तरफ जाती हैं, यानी कि ये धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। यानी कि जो असमान आवेशों की बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी कि ये इनके आकर्षण को व्यक्त करती है। यानी कि जो असमान आवेशों की बल रेखाएं लचकदार डोरी के रूप में होती हैं और जो समान आवेशों की बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यानी कि जो समान आवेशों की बल रेखाएं हो, चाहे प्लस प्लस की हो चाहे माइनस माइनस की हो, तो वो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि समान आवेशों की बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिसके कारण इनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई बल रेखा नहीं होती। उसे हम उदासीन क्षेत्र बोल देते हैं तथा उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु बोल देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर काटती नहीं है। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो अच्छा दोस्तों, ये विद्युत बल रेखाएं किसने नाम दिया कि जो फैराडे एक साइंटिस्ट था उसने इसको विद्युत बल रेखाएं नाम दिया। लेकिन जो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही हैं तो इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना ज़्यादा स्वाभाविक लगा। तो विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं हैं, क्योंकि अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है क्यों। इसके बाद हम बता सकते हैं कि किसी क्षेत्र में अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं उस क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती हैं। कि किसी क्षेत्र में अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं उस क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती हैं। इसको हम एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं। दोस्तों ये काटती तो नहीं है एक दूसरे को,
तो यानी किसी क्षेत्र में अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं उस क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती हैं, कि यानी कि जितना ज़्यादा क्षेत्र है उसी के हिसाब से बल रेखाएं होती हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं, कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। दोस्तों समविभव पृष्ठ क्या होता है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। और उसके लंबवत कैसे होती हैं कि ये कोई समविभव पृष्ठ है तो इस पे जो विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऊपर की ओर या फिर ऐसे है तो इसके ऐसे ऊपर की ओर विद्युत बल रेखाएं होती हैं, यानी कि एक साइड में विद्युत क्षेत्र है तो ये उसके ऐसे लंबवत होती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो सघन बल रेखाएं हैं जो सघन बल रेखाएं हैं वो प्रबल विद्युत क्षेत्र को और विरल बल रेखाएं वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। इसके अलावा यदि कि जो बल रेखाएं हैं उनके मध्य दूरी एक समान हो तो उन्हें समान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं, और यदि उनके बल रेखाओं के मध्य दूरी असमान हो तो वह असमान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। इसके अलावा अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सघन पार्ट है तो यहाँ प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, और यहाँ जो बल रेखाएं हैं क्या है विरल के रूप में, तो यहाँ दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। तो दोस्तों ये थी बल रेखाएं और उनकी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं इसकी हम, कि किसी आवेश से प्रारंभ होकर समाप्त होने वाली बल रेखाएं आवेशों के परिमाण के समानुपाती होती हैं। कि किसी आवेश से प्रारंभ होकर समाप्त होने वाली बल रेखाएं आवेशों के परिमाण के समानुपाती होती हैं। तो ये थी विद्युत बल रेखाएं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि प्रकृति में इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि इसमें प्रकृति में विपरीत
एवं परिमाण में समान दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं कि दो समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि ये है माइनस क्यू आवेश और ये है प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। दो आवेश है जिनका परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, यानी कि एक ऋणावेशित है एक धनावेशित है। ये इनका मूल बिंदु या केंद्र बिंदु मान लेता हूँ ओ। तो यहाँ से ये दूरी मैं मान लेता हूँ 2a, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ d, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। तो दोस्तों अगर ये d मानता हूँ तो ये d/2 और d/2 हो जाएगी। अगर 2a मानता हूँ तो ये हो जाएगी a और ये भी हो जाएगी a। इसी तरह इसकी दिशा क्या हो जाएगी कि दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर, और इसकी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर। ये तो बात थी विद्युत द्विध्रुव की। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है दोस्तों? द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। दोस्तों इसको P से व्यक्त करते हैं हम, और ये क्या होता है? Q आवेशों का परिमाण Q होता है और उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी है 2a से व्यक्त कर लूँ या फिर d से। मैं इसको यहाँ d भी लिख सकता हूँ या 2a भी लिख सकता हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। तो आवेशों के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी P बराबर होता है Q इंटू 2a। दोस्तों इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है आवेश कूलाम में और दूरी मीटर में, तो कूलाम इंटू मीटर, और इसका अन्य मात्रक होता है डिबाई। दोस्तों इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ m द्रव्यमान नहीं है, लेंथ कितनी है? 1 है, m0L1। आवेश Q बराबर I इंटू टी, यानी कि A1 T1। तो दोस्तों ये इसकी विमा हो जाती है m0L1 A1 T1। इसके अलावा जो विद्युत द्विध्रुव है, इसमें आगे भी हम केसेस देखते हैं कि द्विध्रुव का अक्ष क्या होगा, द्विध्रुव का निरक्ष क्या होगा। तो दोस्तों ये द्विध्रुव है, तो इसके जो केंद्र बिंदु है इससे गुजरने वाली रेखा, ये इसकी क्या कहलाती है? अक्ष रेखा। और द्विध्रुव के केंद्र बिंदु बोल दें या मूल बिंदु के लंबवत गुजरने वाली रेखा, यानी कि यो ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली रेखा निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। दोस्तों इन दोनों का यूज करके हम नेक्स्ट लेक्चर में अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो दोस्तों जो ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके आधार पे नेचर में दो तरह के अणु पाए जाते हैं, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तो उनको भी हम देख लेते हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूं ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल, और अध्रुवीय अणु। दोस्तों ऐसा ही सेम डिवाइडेशन मिलता है धारिता वाले चैप्टर में, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो
अध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रकृति में उपस्थित ऐसे अणु जिनमें धनायन एवं ऋणायन के केंद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोस्तों अगर इसको ये बोला जाए धनायन एवं ऋणायन के केंद्र संपाती होते हैं तो आपको उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको ये ध्यान रख सकते हैं कि धनायन व ऋणायन के केंद्र अलग अलग होते हैं। संपाती का अर्थ होता है कि एक ही होते हैं। तो दोस्तों जो ध्रुवीय अणु होते हैं इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं NaCl, HCl, H2। इनकी ध्रुवीय और अध्रुवीय संरचना को हम केमिस्ट्री में भी देखते हैं दोस्तों, लेकिन हमको फिजिक्स में इतना ही देखना है। एग्जाम्पल इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब अध्रुवीय अणु क्या होते हैं दोस्तों? कि इसमें धनायन व ऋणायन के केंद्र एक ही होते हैं, यानी कि धनायन एवं ऋणायन के केंद्र एक ही होते हैं, यानी कि संपाती होते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रत्येक अणु है उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P कितना होता है? शून्य होता है। तो इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है? वो भी शून्य हो जाता है। यानी कि ये प्रकृति में अध्रुवीय अणु के रूप में होते हैं, लेकिन इनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये ध्रुवीय अणु की तरह बिहेव करने लगते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रेरित विद्युत द्विध्रुव भी बोल देते हैं। कुछ अणु होते हैं जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके अणु यानी कि धनायन और ऋणायन के केंद्र परस्पर विपरीत संरेखित हो जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल है दोस्तों N2, H2O2। तो दोस्तों ये था ध्रुवीय अध्रुवीय अणु के बारे में। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।